हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ करना सॉल्व ना। आई के पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज़ में सॉल्व करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ कि सबकी हेल्प हो जाती है ना, तो इस तरह। सबसे पहले जो कोई एमसीक्यू आया हुआ है, एक्ट्रोपियन जो होता है वो किससे ट्रीट होता है, इन सब ऑपरेशंस में से किससे ट्रीट नहीं होता। तो पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है कि सिनाइल एक्ट्रोपियन का ट्रीटमेंट है, सिकाट्रिशियल है और पैरालिटिक है। तो एज अ होल अगर हम देखें तो उसमें वीवाई ऑपरेशन भी आ रहा है सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन को ट्रीट करने के लिए। मतलब अगर हम देखें सिनाइल में तो उसमें मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करते हैं, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करते हैं और मॉडिफाइड कोहॉन सेमेनॉफ्स्की प्रोसीजर करते हैं। और सिकाट्रिशियल को ट्रीट करने के लिए वीवाई ऑपरेशन करते हैं, सी प्लास्टिक करते हैं और स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। और पैरालिटिक जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देते हैं और टार्सोरेफी करते हैं। और कंजेनिटल जो होता है उसको हम सर्जिकली रिपेयर करते हैं। तो अगर हम इस पर एज अ होल देखें तो वीवाई ऑपरेशन भी सिकाट्रिशियल में आ रहा है और कोहॉन सेमेनॉफ्स्की जो है ये सिनाइल एक्ट्रोपियन में आ रहा है। और जो स्किन ग्राफ्ट है ना, ये एक्चुअली सिकाट्रिशियल में आ रहा है। स्किन मसल रिसेक्शन हमने किसी में भी नहीं पढ़ी, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फिर आता है डिस्ट्रिकिएसिस। ये आपके पेज नंबर 33 में लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिकिएसिस होता है ना, वो क्या होता है कि उसमें एडिशनल रो ऑफ लैशेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेसरी रो ऑफ लैशेस। फिर थर्ड पे आता है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकिएसिस। तो इसी पेज पे पेज नंबर 33 पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट में कि हम एपिलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्रायोथेरेपी आर्गॉन लेज़र के साथ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमिना कर सकते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन से देखे, एपिलेशन भी हमने देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस भी देखा। सर्जरी में जो है स्किन मसल रिसेक्शन भी करते हैं, जो लिड में खराबी आई होती है उसके साथ। तो ये सारे इसके ऑप्शंस होंगे डी। फिर आता है कि सर्जरी जो होती है चॉइस की इन द मल्टीपल टॉसिस ऑपरेशंस, जिसमें लिवेटर एक्शन पुअर होता है। तो हमने एक ही देखा है। अब देखिए जो लिवेटर फंक्शन की बात की जा रही है, तो अगर गुड लिवेटर फंक्शन हो तो उसमें हम कौन सा करते हैं, फॉर्सिनेला सर्वेट करते हैं। अगर मॉडरेट हो, मतलब कि फेयर फंक्शन हो लिवेटर का, तो हम लिवेटर रिसेक्शन करते हैं। और अगर बिल्कुल पुअर हो ना, तो हम स्लिंग प्रोसीजर करते हैं। तो स्लिंग प्रोसीजर इज़ द लास्ट ऑप्शन जिसमें लिवेटर फंक्शन पुअर होता है, तो हम फेशियल आर्टा स्लिंग प्रोसीजर कहते हैं, जिसको प्रो सस्पेंशन प्रोसीजर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये पेज नंबर पे था 41, ठीक है। फिर आता है कुछ ये फिफ्थ वाला, इसमें देखें इंटरनल हॉर्डियोलम जो होती है, ये कौन सी इन्फ्लेमेशन होती है। तो हमने हॉर्डियोलम देखा था कि उसमें इन्फेक्शस नोड्यूल बन जाता है आईलेट के अंदर, और वो एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनम हो सकता है। पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है। और अगर वो एक्सटर्नम होता है तो उसमें जीज एंड मोल ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इंटरनम होता है तो उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, मेबोमियन ग्लैंड। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद ये देखें, ये पेज नंबर ना 252 पे लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर से, ये जो आपकी चैप्टर है ना ऑर्बिट उसमें से है। अच्छा, एक्सॉफ्थेल्मोस जो होता है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी में से होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके लिखा हुआ है कि उसमें इन जो है आपके एक्स्ट्राक्युलर मसल जो है वो इनलार्ज कर जाते हैं, वो भी होता है इसमें, ठीक है। कंजक्टाइवल कीमोसिस भी होता है, उसमें लिखा हुआ है कंजक्टाइवल साइंस में। लिड ट्रैक्शन भी लिखा हुआ है, जिसको हम डलरिम्पल साइन कहते हैं, वो भी होती है इसमें। प्रोक्टोसिस भी हुई होती है, क्योंकि आंखें सारी बाहर आई होती है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ नहीं होती, टोसिस नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, टोसिस होगा, बी, ठीक हो गया। फिर आपके पेज नंबर ना 43 पे है कि एक 60 ईयर्स ओल्ड फार्मर है, ठीक है। इसकी एज चेक करें, एल्डर है, फार्मर है, मतलब कि इसका एक्सपोजर टू सन ज़्यादा होगा, स्लोली ग्रोइंग नोड्यूल है, अल्सरेटेड सेंटर है, ठीक है, अल्सरेटेड सेंटर। उसके बाद क्या है, 5 साल के बाद क्या है, एट द टेम्पोरल साइड ऑफ द राइट लोअर लिड। उसको उस पर इचिंग हो रही है और कभी कभार ब्लीडिंग भी हो जाती है, रोल्ड मार्जिन्स हैं उसकी, और कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। एक तो ये है कि बेसल सेल कार्सिनोमा एल्डर लोगों में होता है, दूसरा ये कि एज के साथ साथ इंक्रीज़ करता है, और सनलाइट एक्सपोजर की वजह से होता है, क्योंकि ये फॉर्मर है तो सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और उसका अल्सरेटेड सेंटर होता है, ये हमने देखा है, नोड्यूलो अल्सरेटिव टाइप में लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये है कि रोल्ड इन मार्जिन होती हैं, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा कि लोअर लिड में ज़्यादा कॉमन होता है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मीडियल कैंथस पे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्पोरल साइड लिखी हुई है, लेकिन टेम्पोरल साइड में भी हो सकता है लेटरल कैंथस के पास। तो एज अ होल इसके जो साइंस जा रहे हैं वो बेसल सेल कार्सिनोमा की तरफ जा रहे हैं। ये स्क्वेमस इस वजह से भी नहीं हो सकता कि देखें इसके अंदर जो है क्या है, रोल्ड मार्जिन्स हैं। तो स्क्वेमस में जो मार्जिन्स होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। उसके बाद आपका एमसीक्यू आया हुआ है कि हम ब्लेस्कोविक्स ऑपरेशन किसके लिए करते हैं। तो इसमें हम लिवेटर डिसेक्शन कर रहे होते हैं इस प्रोसीजर में, तो इसको हम ब्लेस्कोविक्स प्रोसीजर कहते हैं। इट इज़ डन फॉर टोसिस, रिमेंबर दिस। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा टोसिस। फिर आप पेज नंबर पे आ जाएं 26,
ठीक है। उस पे लिखा हुआ है कि लिवेटर पल्पेब्रस सुपीरियोरिस जो होता है वो किससे सप्लाइड होता है। तो आपने देखना है कि लिवेटर जो मसल होता है ना वो थर्ड नर्व से सप्लाई होता है, ओक्यूलोमोटर नर्व से। जो ऑर्बिकुलर ऑक्यूलर मसल होता है वो फेशियल नर्व से सप्लाई होता है, और जो मुलर्स मसल होता है वो सिम्पैथेटिक नर्व से सप्लाई होता है। तो वहाँ पे ये एमसीक्यू आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड नर्व होगा, लिवेटर मसल सप्लाइड बाय द ओक्यूलोमोटर। फिर आता है कि एक यंग लेडी है, उसको ब्लेफराइटिस है और स्वेलिंग हुई हुई है राइट अपर लेग पे 1 महीने से, मींस क्रॉनिक है। अपर आईलिड पे एक स्वेलिंग सी नज़र आ रही है, ब्लेफराइटिस के बाद हुआ है। और ये क्या है, पेनलेस लेड स्वेलिंग है। तो हमने एक ही देखी है 26 पेज पे लिखा हुआ है क्लेजियन की डेफिनेशन में कि इट इज़ क्रोनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, और इसकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में हमने देखा था कि ब्लेफराइटिस के बाद हो सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, क्लेजियन होगा, ए आंसर होगा इसका। पेज नंबर 34 पे आ जाए, उसमें लिखा हुआ है कि सिकाट्रीशियल एंट्रोपियन की क्या कॉजेज़ होती हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि सिकाट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस हुआ हो, फॉर एग्जांपल ट्रैकोमा में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, ऑक्यूलर सिकाट्रीशियल पैम्फिगॉइड में, या केमिकल बर्न्स फेस बर्न की वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के वजह से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या आंसर होगा, ये ट्रैकोमा की वजह से भी, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की वजह से, बर्न्स की वजह से, तीनों की वजह से हो सकता है। इसका आंसर डी होगा। एक यंग लेडी है 20 की, और उसके अंदर क्रोनिक इरिटेशन, बर्निंग, ग्रेटिनेस, फोटोफोबिया हो रहा है। और हमने स्लिट लैम्प में देखा कि उसकी आई लैशेज़ जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, येलो क्रस्ट है, और क्रस्ट हमने रिमूव किए तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये पेज नंबर 30 पे भी लिखा हुआ है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में ही हमने देखा था कि ये सारे साइंस आ रहे होते हैं, साइंस में देख लिए। ये दोबारा से उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। 70 ईयर्स ओल्ड लेडी है, अल्सरेटेड नोड्यूलर मैस है राइट मीडियल लोअर आईलिड पे, सेंट्रल अल्सरेशन है, रेज्ड रोल्ड मार्जिन्स हैं, डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं, और लिम्फेडिनोपैथी नहीं हुई हुई। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, अगेन वही वाला है। फिर पेज नंबर 30 पे आ जाए, उसमें लिखा हुआ है कि मार्डारोसिस जो होता है, हमने देखा भी था अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की जो है एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, लैशेज़ जो होती हैं वो लॉस हो जा शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली एब्सेंस ऑफ आई लैशेज़। पेज नंबर पे आ जाए, 38 पे आपका टोसिस पे लिखा हुआ है कि पैरालिटिक टोसिस जो होता है वो किस वजह से होता है। तो हमने देखा है कि जो लिवेटर मसल होता है उसको ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है, तो अगर वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से पैरालिटिक टोसिस हो जाता है। दिस इज़ अगेन वही वाला क्वेश्चन है। 25 ईयर ओल्ड मेल है, 3 मंथ्स हैं, क्रॉनिक हिस्ट्री है उसकी पेनलेस स्वेलिंग की, जब भी पेनलेस आएगा, और राइट अपर लिड पे आ रहा है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो है उसके बाद हुआ है, और स्मूथ राउंडेड है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द लेड मार्जिन है। तो ये मार्जिनल क्लेजियन पे नहीं होगा, ये क्लेजियन सैंपल होगा, ठीक है। फिर ये एमसीक्यू है, इसमें ई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं हुआ और उसका आंसर ये लिखा हुआ है। आप मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, आप बता दें होती। जो मुझे एमसीक्यू नहीं समझ आई कि आप नीचे कमेंट पे बता दिया करें, ताकि अगर किसी ने देखना हो तो वो देख ले और उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब देखिए स्लैंग सर्जरी जो है उसको किस में अवॉइड करना है, इसमें तो मुझे सारे लग रहे हैं कि इसमें करना चाहिए, पुअर लिवेटर फंक्शन में वैसे ही करना चाहिए। बेल्स फिनोमिना अगर पुअर हो तो उसमें होता क्या है कि फेशियल नर्व होता है ना, उसमें भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीपल फेल्ड सर्जरी, मुझे इसका आंसर जो है ना ये वाला लग रहा है, क्योंकि ये हम स्टीरियोटॉसिस में करते हैं, तो वीक मुलर्स मसल में आई थिंक नहीं करते ना, तो मुझे इसका आंसर ये लग रहा है। अगेन वही है कि क्लेजियन इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमा ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। उसके बाद आता है टाइलोसिस। टाइलोसिस में देखिए आपको आई में क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं, ये जो टार्सिस होता है ना, इसकी थिकनिंग को हम टाइलोसिस कहते हैं। तो इस तरह से पिक्चर्स के साथ शो करिए ताकि याद रहे आप। सो टाइलोसिस क्या होगा, हाइपरट्रॉफी एंड थिकनिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन। तो ये वाला आंसर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लिंग सर्जरी जो है उसको किस में अवॉइड करना है, पुअर बेल्स फिनोमिना। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। वीक मुलर्स मसल इसका आंसर नहीं है, शुक्र आ गया, टेंशन ही लग जाती है फिर पता नहीं क्या ठीक होगा। तो इसमें हम पुअर लिवेटर फंक्शन में भी करेंगे इसको, वीक मुलर्स मसल में भी करेंगे, और मल्टीपल फेल्ड सर्जरी में भी करेंगे। पुअर बेल्स फिनोमिना में हम स्लिंग सर्जरी नहीं करते होते, इसलिए हमने सर्जरी करने से पहले वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशंस की थी ना, जिसमें हमने पुअर बेल्स फिनोमिना चेक किया था कि अगर पेशेंट को बेल्स फिनोमिना की वजह से थोड़ी बहुत टोसिस हो रही है तो हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। जो इनकाइलोबेफ्रॉन होता है, ये हमेशा याद रखना है कि लेड मार्जिन्स की एडहेरेंस को कहते हैं ना, जो लेड मार्जिन्स होती हैं एक दूसरे के साथ एडहेरेंट हो जाती है, उनको हम इनकाइलोबेफ्रॉन कहते हैं। एक होता है सिम्ब्लेफ्रॉन, उसमें कंजक्टाइवा की एक दूसरे के साथ एडहेरेंट हो जाती है। फिर आता है कि ओल्ड एज के अंदर कॉमनेस्ट कॉज क्या है, लोअर लेड एंट्रोपियन का। तो इसमें ये है कि ये फाइब्रोसिस की वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिनाइल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आई लैशेज़ का नंबर डिक्रीज़ होना ये भी नहीं होता, ड्राई आई भी नहीं होता। अब
प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्ट्रोपियन का जो टॉपिक है ना, उसमें लिखा हुआ है कि सिनाइल एक्ट्रोपियन जो है वो लैक्सिटी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ आईलेट की वजह से होता है, ठीक है। मतलब बुढ़ापे के साथ साथ वो लैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आईलेट बाहर की तरफ आ जाती है ना। तो इसका एक्ट्रोपियन में आई थिंक लैक्सिटी होना चाहिए, स्पैज़म ऑफ ये वाला इसका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। तो आप खुद बताएं कि क्या ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें इसमें लिखा हुआ है कि लोअर लेड इंट्रोपियन में सिनाइल में कि एट्रोफी होती है टार्सल और लोअर लेड ट्रैक्टर्स की, जिसकी वजह से ओवर राइडिंग हो जाती है प्री सेप्टल पार्ट की ओवर द प्री टार्सल पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक स्पैज़म ही होगा, क्योंकि स्पेस्टिक इंट्रोपियन भी एक टाइप होती है, तो आई थिंक वो इसमें होगा। फिर ये आता है रिकरेंट क्लेजियन अगर हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करवानी चाहिए, कि हमें किस चीज़ का खतरा फील होता है। तो इसके डीडी में लिखा हुआ है क्लेजियन के पेज नंबर 27 में कि सेबेशियस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है स्पेशल ग्लैंड एडिनोमा, स्पेशल ग्लैंड कार्सिनोमा, सार्कोइड ग्रेनुलोमा, और लिखा हुआ है डर्मल टीबी, फंगल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा। तो ये सारे इसके डीडीज़ हो सकते हैं। तो हमें मोस्टली जो खतरा होता है ना, क्योंकि आपकी बुक में जो एंड वाला लिखा हुआ है ना सेबेशियस सेल कार्सिनोमा, उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लेजियन के साथ ही मैच करता है, ऐसे लगता है क्लेजियन है। और रिकरेंट क्लेजियन में हमें जो है ना इसके लिए उसको फिर डिटेक्ट करना होता है सेबेशियल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, उसके बाद आया हुआ है सूडोप्रोप्टोसिस, हमें किस में नज़र आता है। तो ये आपके पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है, टोसिस के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं सूडोप्रोप्टोसिस को। सूडोप्टोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, थीसिस बिल्बाई और एनोफ्थल्मोस, इन दोनों की वजह से होता है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। पेनलेस स्लिट स्वेलिंग अगेन आ गया, तो हमें ये भी पता है क्लेजियन होता है। फिर हम जो भी के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं इसके आईलेट के। आउट रोलिंग ऑफ कंजक्टाइवा ऑफ द आईलेट को हम क्या कहते हैं, एक्ट्रोपियन कहते हैं, इसका तो हमें पता है। डिस्ट्रेकियासिस क्या होती है, ये हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था, एक्स्ट्रा रो होती है आईलैशेस की। क्लेजॉन क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमा होता है मेबोमियन ग्लैंड का। फोर का क्या होगा, सेमी ल्यूनर फोल्ड ऑफ स्किन सिचुएटेड अबव एंड समटाइम्स कवरिंग द इनर कैंथस, उसको हम क्या कहते हैं, इनर कैंथस को कवर कर रहा होता है एपिकैंथस होता है, ठीक है। फोल्ड ऑफ स्किन जो कवर कर रहा होता है, वही हमने जो है उस पर देखा था ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम में कि वो प्रोसेस की वजह बनता है। फिर जो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम होता है वो जीज ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी हमने देखा था। लेगोफ्थेल्मोस क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लोजर होती है पेब्रल अपर्चर की। इसके नाम से हमें पता चल रहा है लैग कर रही है ना आई बंद होने में, तो लेगोफ्थेल्मोस। दूसरी वाला एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया था, हाइपरट्रॉफी एंड थिकनिंग ऑफ आईलिड मार्जिन। पर आईलिड की अगर हमने स्किन ग्राफ्टिंग करनी हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट। फिर लेगोफ्थेल्मोस का ये होता है इनकम्प्लीट क्लोजर होता है पेब्रल फीचर का, और दूसरा ये होता है उसकी वजह से कॉर्निया एक्सपोज हो जाता है, केराटाइटिस हो जाता है। और तीसरा ये होता है कि ये किन लोगों में होता है, जो बीमार लोग होते हैं, इल एंड मॉर्बिड पेशेंट्स। इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। ये वाला एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिया था। ब्लेफराइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन होती है, लिड मार्जिन की, ठीक है। गोफ्थेल्मोस की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्सपोजर केराटाइटिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कॉर्निया एक्सपोज होता है, ये भी हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था और ये भी कर लिया था। तो इसका ए होगा 13 का और इसका भी ए होगा। और ये भी हमने कर लिया था कि इसका मेबोमियन ग्लैंड होता है, और ये भी हमने कर लिया था सॉल्व। और ये भी हमने सॉल्व कर लिया था, इसका पुअर बेल फिनोमिना ही आंसर है। जो सिम्प्लेफ्रॉन होता है इसमें लिड ग्लोब के साथ अटैच होती है, ठीक है। लिड जो है वो ग्लोब के साथ अटैच होती है कंजक्टाइवा समेत, उसको कहते हैं सिम्प्लेफ्रॉन। फिर होता है सिनकाइनेटिक टॉसिस, जो होता है ये किसमें होता है, मार्कस गंजो फिनोमिना। इसमें हमने देखा था कि जो ओवरलैपिंग हो जाती है हमारी ट्राइजेमिनल और जो होती है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व की ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि मिस डायरेक्टेड क्रॉस इनोवेशन हो रही थी, तो सिनकाइनेटिक टॉसिस होती है कि अगर पेशेंट जो अपना फेस मतलब ऐसे उसको टॉसिस होती है, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलता है तो उसकी टॉसिस ख़त्म हो जाती है। सूडोटोसिस इसमें होता है, इन दोनों में होता है, हमने देख लिया था, बोथ ऑफ द अबव होगा। फिर आता है 21 और के क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिम्प्लेफ्रॉन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा, लेफ्ट लेग ऑफ्थेल्मोस भी होगा, डिप्लोपिया डिस्फिगरमेंट भी होगी। ये दोनों हमें बहुत तंग कर रहे हैं एमसीक्यूज़ में, इनको देख लेते हैं। एनकाइलोपेफ्रॉन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि दोनों आईलिड्स देखें एक दूसरे के साथ पार्शली या कंप्लीट फ्यूज़ हुई होती हैं, ठीक है। और सिम्प्लेफ्रॉन में देखें कि लिड जो है ना वो ग्लोब के साथ इंटीरियर हुई है कंजक्टाइवा के थ्रू, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको क्लियर एंड कट पता होना, तो इस वजह से वो कह रहे हैं सिम्प्लेफ्रॉन में आंख भी ऐसे छोटी छोटी लगती है, और दूसरा ये कि डिसपिगमेंट हुई होती है और सारा वो डिप्लोपिया उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि आईलिड जो है वो उसके साथ चिपकी होती है ग्लोब के साथ, ठीक है। फिर हमने कर लिया था कि लिवेटर को थर्ड नर्व सप्लाई करती है, ये वाला भी कर लिया था, ऑल ऑफ द अबव था इसका, और ये वाला भी कर लिया था। उसके बाद ये कंपनसेटरी चेंजेस इसके सारे होंगे। टोसिस में हमने इसका देखा था
कि लिखा हुआ है कि इसमें पेशेंट जो होता है ना वो एक्चुअली इम्प्लायोपिया की तरफ जा रहा होता है, स्क्विंट की तरफ जा रहा होता है और अपना फोरहेड ऐसे एलिवेट कर रहा होता है जिससे रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि उसको चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती तो वो ऐसे अपना हेड जो है वो टिल्ट कर करके देख रहा होता है किसी तरह मुझे नज़र आई चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेड कार्सिनोमा क्या होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, स्क्वेमस होता है। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन भी हमने देख लिया था कि टोसिस के लिए करते हैं। सो ये वो MCQ का ना हमने देखा था ना, एपिकेंथस फोल्ड होता है यहाँ पे करके, ये वो वाला उसका आंसर है। उसके बाद ये देखिए मोल जो होता है ये कहाँ पे होता है, लिड मार्जिन पे होता है। ठीक है, सो कंजेनिटल मोल्स कहाँ पे होंगे, लिड मार्जिन पे होंगे। उसके बाद आता है विल MCQ, याद है आपको, ब्लास्कोविक्स ऑपरेशन, मैंने आपको फिगर दिखाई थी। इसमें से ये भी आ सकता है कि एवरबर्स्ट ऑपरेशन कहाँ किस में करते हैं, तो दोनों हम रिसेक्शन मसल के लिए करते हैं। ब्लास्कोविक्स जो होते हैं कंजक्टाइवल साइड से करते हैं और एवरबर्स्ट जो होता है वो हम स्किन सर्फेस से करते हैं। ये आपका MCQ आया हुआ है कि न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है ना ये किस में होता है, किस डिजीज़ में होता है। तो अगर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो आएगा ना तो ये तो आप डायग्नोस कर लोगे, लेकिन अगर ये आएगा वॉन रेकलिंग हॉन्सेंस डिजीज़ में या आता है हॉसेंस डिजीज़ में, तो फिर भी न्यूरोफाइब्रोमा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, जनरलाइज न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस अकर्स इन ये। ठीक है, टर्म एंकाइलोब्लेफरॉन, ये तो दोबारा से वही आ गया और आपको पता है कि इसमें एडहेजन हो जाती है लेड मार्जिन्स की। और इस चैप्टर से जो मैंने MCQ सॉल्व किए थे वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ मेडिकल ग्लोब की बुक से, और भी जो सॉल्व किए थे। ठीक है, अब जो हॉर्डिकोलम एक्सटर्नम है उसका MCQ आया हुआ है, तो वो किस वजह से होता है कि इसकी इन्फ्लेमेशन होती है जीज ग्लैंड की, तो आपको पता है। उसके बाद ये है कि 70 ईयर ओल्ड मैन है और उसको बायलेटरल टोसिस है, तो उसको टोसिस कौन सी होगी, तो उसमें उन्होंने सारी टाइप्स पूछी हुई है, मैकेनिकल, सूडोटोसिस, कंजेनिटल और ये सब कुछ। तो उसमें सिनाइल टोसिस होगी, 70 ईयर्स ओल्ड मैन है ना तो सिनाइल टोसिस होगी। अब सिनाइल का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, बड़ा MCQ में इन्वोल्यूशनल आएगा ना, तो आपने उसको सिनाइल, अगर सिनाइल नहीं आया वो इन्वोल्यूशनल है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन्वोल्यूशन का नाम मतलब भी सिनाइल होता है। फिर एक MCQ आया हुआ है जिसमें ना उन्होंने सारी वो सिम्टम्स दिए हुए हैं ब्लेफराइटिस के, कि लॉस ऑफ आईलैशेस हो रही हैं, क्रेस्टिंग हुई हुई है और अल्सरेशन, जैसे हमने MCQ सॉल्व किया था। लेकिन उन्होंने दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक्यूट ब्लेफराइटिस का दिया हुआ है और एक क्रोनिक का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने जैसे ही MCQ देखना है तो ये नहीं कहना एक्यूट, ठीक है, मतलब एक्यूट और क्रोनिक में से जल्दी से किसी को क्लिक नहीं कर देना। आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो कितनी है। तो हमने ब्लेफराइटिस के बारे में देखा था, वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। तो 18 मंथ्स की हिस्ट्री दी होगी MCQs में, अगर तो आप क्रोनिक करोगे, मतलब कि ज़्यादा मंथ्स देखें तो आपने वहाँ पे क्रोनिक क्लिक करना है, तो क्रोनिक ब्लेफराइटिस उसका आंसर होगा। फिर MCQ आया हुआ है कि जो हमारे आंसू होते हैं उसमें से टीयर जो होते हैं, ये वैसे लिख रहा है का MCQ है, उसमें से ऑयली सिक्रीशंस उसकी जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं ना, तो उसमें से मेबोमियन ग्लैंड होगा। ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड, ये लिड के अंदर जो मेबोमियन ग्लैंड होता है वो ऑयली सिक्रीशंस करते हैं। फिर एक MCQ आया हुआ है कि ब्लेफरोस्पैज्म में क्या होता है, ब्लेफरोस्पैज्म। ठीक है, ब्लेफरोस्पैज्म, तो इसमें ये होता है कि जो हमारी ऑर्बिकुलर सोकुलर मसल होता है ना उसकी इनवॉलेंट्री टॉनिक कंट्रैक्शन हो जाती है, जिससे आँख फुल बंद हो जाती है, तो इसका MCQ आंसर वो। फिर एक MCQ ऐसे आता होता है कि एक ओल्ड मैन है, उसकी ड्रूपी आइज़ हैं। ठीक है, और वो कब होती हैं ज़्यादातर टोसिस, उसको कब होती है जब पूरा दिन वो काम कर लेता है ना एंड फिर रात के टाइम वो वर्स हो जाती है। तो जब ये होता है ना कि पूरा दिन इस तरह किया और फिर रात के टाइम जो है वो इस तरह हो गया, तो ये होता है वो बंदा थक जाता है ना, तब टोसिस होती है, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है। फिर एक MCQ आया हुआ है कि नॉन हीलिंग अल्सर है। ठीक है, नॉन हीलिंग अल्सर है और 45 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, उसके अंदर वो ठीक नहीं कर रहा और जो है उसको कोई साथ में कोई और बीमारी नहीं है और वो 5 मिलीमीटर वाइड अल्सर है। ठीक है, तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि उसको एक्साइज कर देंगे और टार्सोरेफी कर देंगे, मतलब कि दोनों आईलिड्स को ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करके जोड़ देंगे। ठीक है, और क्या MCQ आया हुआ है कि जो है ना ग्रैनुलोमेटस बेस वाला अल्सर है और इवर्टेड मार्जिन्स हैं, इवर्टेड मार्जिन्स अभी होंगी तो बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आया हुआ है कि एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको पेनलेस स्वेलिंग है अपर आईलिड में, जिसकी वजह से उसकी जो टोसिस हुई हुई है उसको, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। अब ये जो टोसिस की टाइप होगी जो कि ऊपर कोई मैस ग्रो होने की वजह से हो रही है, तो वो कौन सी होगी, मैकेनिकल टोसिस होगी। इस तरह से MCQ आता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी आईलिड की कौन सी होती है, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये हमने सॉल्व कर लिया था। अच्छा, उसके अलावा फिर एक MCQ आया हुआ है कि 30 ईयर डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, और उसको कंप्लीट टोसिस है, मतलब उसकी पूरी आंख बंद हुई हुई है और उसको क्या है, माइड्रेसिस है। तो जब भी ये होगा ना, माइड्रेसिस होगी, तो इसकी जाएगी कहाँ पे, कंप्लीट टोसिस के साथ पेशेंट आ रहा है, कंप्लीट टोसिस। ठीक है,
तो ये आपकी नर्व की प्रॉब्लम होगी, कौन सी, थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। मोलर्स की क्यों नहीं होगी, वो जो दूसरी थी हॉर्नर्स वाली, वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें कंप्लीट टोसिस नहीं होती, उसमें हाफ टोसिस होती है, पार्शियल टोसिस होती है, और उसमें जो है मीओसिस होती है, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ख़राब हुई होती है ना, तो मीओसिस होगी उसमें, और ये ओक्यूलोमोटर नर्व की वजह से प्रॉब्लम होगी इस तरह से, और वो डायबिटीज़ की वजह से उसकी नर्व ख़राब हुई होगी। फिर एक एमसीक्यू आया हुआ है कि वाइट फ्लेकी मटेरियल आपको नज़र आ रहा है आईलैशेस के ऊपर, हाइपरीमिया हुआ है लिड मार्जिन्स का, तो क्या होगा, क्रोनिक इरिटेशन चल रही है, तो इस तरह के आएगा ब्लेफराइटिस, और ये मोस्ट प्रोबेबली स्क्वेमस ब्लेफराइटिस होता है, जिसमें वाइट फ्लेकी होता है सारा मटेरियल, डैंड्रफ लाइक ना। अच्छा, इसके अलावा आता है एमसीक्यू के जो है 70 ईयर ओल्ड मैन है, और उसकी लोअर लेड जो होती है वो टर्न इन हुई हुई है, और इरिटेशन हो रही है उसको बहुत ज़्यादा आँख के अंदर, तो क्या होगा, इंट्रोपी ऑन होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल करेक्शन होगा। इस तरह का एमसीक्यू आया हुआ है। इसके अलावा टोसिस क्या होती है उन्होंने पूछा हुआ है, तो उसका आंसर होगा लोअर्ड अपर आईलिड जो है वो लोअर हो गई होगी, तो उसको हम टोसिस कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि पेनफुल नोड्यूल हमें मिल रहा है राइट अपर लिड पे, और वो किस वजह से होगा, लिड की स्वेलिंग भी हुई है, पेनफुल नोड्यूल है, ठीक है, पेनफुल है, तो उसमें क्या होगा, स्टाई होगा वो, ठीक है, लिड मार्जिन के ऊपर है, और ये सब कुछ, और यही है। तो ये सब वो एमसीक्यूज़ थे जो मैंने सॉल्व किए थे आईलेट से रिलेटेड, और इंशाल्लाह इसमें से ही कोई आएंगे।